हिमवंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। दोस्तों, कोरोना की जो दूसरी वेव आई थी उसने पूरे भारत समेत विश्व के अनेक देशों में तांडव मचा दिया था, लेकिन अब तीसरी वेव आने की बात हो रही है। किस तरह से ये तीसरी वेव का असर रहेगा, किस तरह का इम्पैक्ट इसका होने वाला है और किस तरह से अस्पतालों की तैयारियां हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दून मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नारायण जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोरोना की थर्ड वेव है क्या, और इसका भय जो है जो बना हुआ है लोगों के बीच में, वो किस तरह का भय है और क्या किए जाने की आवश्यकता है इसको रोकने के लिए? देखिए, ये जो आप ये कहेंगे पहली वेव की, दूसरी वेव की, अब तीसरी वेव की जो तैयारी है, या ये कह दिए तीसरी वेव आने वाली है। एक्चुअली ये वेव्स, या आप ये कह दिए वेव इसलिए आ रही है कि जो वायरस है हाईली म्यूटेंट होता है। एक टाइम के बाद 2-3 मंथ 4 मंथ के बाद में इसमें म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से वो नया स्ट्रेन पैदा होता है। जब ये नया स्ट्रेन पैदा होता है तो आप इसको नेक्स्ट वेव्स की तरह ले सकते हो। तो थर्ड वेव में ये मान के चलें, जो लास्ट वायरस था डेल्टा था, उसके म्यूटेशन की वजह से इसको डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। तो डेल्टा प्लस का मतलब है कि नया म्यूटेशन है। तो अब ये डेल्टा प्लस के केसेस कहीं कहीं पे आने लगे हैं। तो अभी जो वैज्ञानिक या हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ में इसके केसेस बढ़ सकते हैं। अगर हमने ये जो आजकल जो आप देख रहे हैं, लोगों ने जिस तरह से कोरोना नियम की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिस तरह से लोग बिना मास्क के उसमें घूम रहे हैं, या जिस तरह से ओवर क्राउडिंग हो रही है, अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर थर्ड वेव आना तय है। सर, थर्ड वेव की बात हो रही है, ये जो इसमें कोरोना वायरस आप बता रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेट हुआ है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट इसको बता रहे हैं, क्या है ये वायरस, किस तरह का वायरस है? देखिए, वायरस वही है। इसमें म्यूटेशन की वजह से, जैसे पहला वायरस था फिर उसके बाद डेल्टा में कन्वर्ट हुआ, डेल्टा से जैसा नया म्यूटेशन हुआ उसको डेल्टा प्लस का नाम दे दिया गया। तो इसमें डेल्टा प्लस में अगर कोई म्यूटेशन होगा तो उसको अकॉर्डिंग टू वैज्ञानिक जो भी है उसको नेक्स्ट नाम दे देंगे। तो नाम देने का पार्ट ये है कि उससे थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता। मान लीजिए आज 80% उससे मैच कर रहे थे, 20% उसमें जीनोम्स में चेंज होता है। उस जीनोम्स की वजह से उसकी वायरलेंस, उसकी इन्फेक्ट करने की क्षमता, उसके पेशेंट के फेफड़ों को डैमेज करने की क्षमता डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ डेल्टा प्लस में क्या होगी, आने वाले केसेस जैसे हम उसको स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे कि ये ज़्यादा लीथल होगा उससे या उससे कम होगा। मगर इसकी तैयारी हमें प्रॉपर तरीके से लेनी पड़ेगी। हमें इसकी तैयारियों का लेवल इस लेवल पे लेना पड़ेगा जो लास्ट डेल्टा वायरस था उससे ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है। ये सोच रखकर हमें हॉस्पिटल और ऑक्सीजन सप्लाई की तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। जी सर, जैसे दूसरी वेव में एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी, अस्पतालों में कहीं जगह नहीं थी और खुद जो है लोग जिन्होंने वैक्सीन भी लगाया हुआ है वो भी इन्फेक्टेड हो रहे थे। अब कितना जो है इसका असर रहने वाला है जिन लोगों को इसका जो है टीका लगा हुआ है? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। ये अगर आप वैक्सीनेशन से इन चीज़ों का फ़र्क डेफिनेट नहीं पड़ना। 70 to 80% वैक्सीन हर एक म्यूटेशन में अभी तक इफेक्टिव और आने वाले टाइम में भी इफेक्टिव रहेगी। वैक्सीन का ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर किसी को वो वायरस इन्फेक्ट किया है तो शायद हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि उस सीवियरिटी तक पेशेंट ना पहुंचे, उस सीवियरिटी तक लंग्स में डैमेज ना हो। तो अगर ये हम सोच के चल रहे हैं कि अगर वो उस सीवियरिटी तक डिजीज़ या उस तक नहीं जाएगा, तो जो वैक्सीनेटेड पर्सन उनको कभी भी ये दिमाग में बात नहीं लानी चाहिए कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मान लीजिए उनको इन्फेक्शन है, वैक्सीनेटेड, उनको सिम्टम नहीं आए उस लेवल के, अगर जो घर में दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनसे वो इन्फेक्शन उसमें जा सकता है। तो हो सकता है उनको ना, मगर उनकी फैमिली में वो लीथल हो सकता है। इसलिए जो कोरोना नियम है वो सबको अभी पालन करना ज़रूरी है। कम से कम अगले 1 साल तक हमें ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। ओवर क्राउडिंग का है, सैनिटाइजेशन है, मास्क कहाँ पे यूज़ करना है, कितनी डिस्टेंस पे रहना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और जो चिकित्सक कह रहे हैं, आप लोगों ने भी कहा है ये सारी चीज़ें, और तमाम जो संस्थाएं हैं जो इसको डीलिंग करती हैं वो कह रही हैं कि बच्चों को ये ज़्यादा इफेक्ट तीसरी लहर रहेगा। क्या वजह रहेगी इसकी जो है तीसरी वजह? देखिए, ये प्रेडिक्शन, देखिए 2 चीज़ है। पहली चीज़ आप देखिए कि बिलो 18 है, अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, एक सबसे बड़ा फैक्टर लोग वो मान के चल रहे हैं। पहले दूसरा ये फैक्टर ये मान के चल रहे हैं, पहले पार्ट में थोड़े एज पर्सन ज़्यादा इन्वॉल्व थे, सेकंड पार्ट में जिसने एडल्ट को इन्वॉल्व किया। तो थर्ड म्यूटेशन में एक प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि आने वाला म्यूटेशन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। दूसरा, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, डायरेक्ट वैक्सीनेशन नहीं है, हालांकि वो इन्फेक्शन उनमें भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि उनको इन्फेक्ट नहीं करके गया है। तो ये एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन बेस पे मान के चल रहे हैं जो थर्ड वेव है बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और जहाँ पे स्पोरेडिक केसेस आए हैं, जैसे राजस्थान में है
या केरल तमिलनाडु साइड में है, वहाँ पे आप देखिए थोड़े बच्चों में ये केसेस डेल्टा प्लस के आ रहे हैं इसमें, या इसको ये कह दीजिए कि बच्चे इन्फेक्ट होना स्टार्ट हुए हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट है जिसे हमें देख के ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि शायद आने वाली वेव बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, मगर ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही इन्फेक्ट उसने सबको करना है, पर बच्चों को किस सीवियरिटी में जाता है ये थोड़ा सोचने वाली बात है। सर इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो 50% बच्चे हैं उनको जो है इसकी एंटीबॉडीज इसके बन चुकी है उनके शरीर में, तो ये कितना सच है और क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें ये चीज़ है कि डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आपको बोला, ऐसा नहीं है कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो पिछले दोनों वायरस के जो वेव्स आई थी उसमें जब एक फैमिली में इन्वॉल्व है तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक, मतलब कह लीजिए कि इधर डॉग पे हाथ लगाए खाली हो लिया, तो इन्फेक्शन उनको भी हुआ, उनकी वजह से उनमें डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ होंगी। ये जो एंटीबॉडीज़ है यही इनको आगे जाके प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, बच्चों की इम्यूनिटी एक अलग लेवल की होती है, वो बहुत तेज़ी से उनकी जो भी चीज़ नहीं आती है बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बनाना स्टार्ट कर देती है, तो उनकी जो इम्यून क्षमता है वो थोड़ी बेटर होती है। जैसे एज बढ़ती है इम्यून क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत थोड़ा आप कह सकते हैं कि बच्चों से और काफ़ी कम होती है, तो इस वजह से उनमें इन्फेक्शन या लंग्स इन्वॉल्व बहुत तेज़ी से होता है। तो बच्चों में पुरानी एंटीबॉडीज़ कह दीजिए, नया वायरस अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ कह दीजिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है वो बच्चों को इन्फेक्ट करें, मगर उनकी जो इम्यून क्षमता है शायद उनको उस लेवल पे ना लेके जाए कि वो इस वर्स्ट लेवल पे चले जाए, उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, ऐसी कंडीशन ना हो ऐसा हम मान के चल रहे हैं। सर इसमें जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो वायरस आया है, जो इसमें म्यूटेट हो गया है, वो बताया जा रहा है कि ये जो है लंग्स में ज़्यादा तेज़ी से चिपक रहा है, अच्छी तरह से चिपक रहा है और ज़्यादा प्रभाव छोड़ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए वही बात है कि जब नया म्यूटेशन होता है तो उसकी मैंने आपको बोला कि इन्फेक्टिविटी चेंज होती है, विरुलेंस चेंज हो जाती है। अभी जो आप मान के चलें डेल्टा प्लस वायरस है, इसकी जैसे इन्फेक्टिविटी थोड़े मान के चलेंगे तेज़ी से हो रही है इसकी, मगर आपने जो बात बताई कि वैक्सीनेशन है, दूसरा जो पुराने इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, ये जो फैक्टर हैं उस वायरस के अगेंस्ट में काम करेंगे। तो जिनमें से इनमें भी कोई भी चीज़ रही है तो शायद जो इसकी विरुलेंस होनी चाहिए वो नहीं होगी उन पेशेंट्स के अंदर, तो ये संभव है, ये इन्फेक्टिव है, बट इसके बारे में अभी पूरी तरह से कहना कि इसकी मॉर्टेलिटी है, मारने की पेशेंट को मारने की या मॉर्टेलिटी की क्षमता है वो कितनी होगी ये सिर्फ वक्त बताएगा। तो अभी तो यही है कि वैक्सीनेशन है, दूसरा पुराना इन्फेक्शन है, दूसरा जिसे आप कहते हैं कि इम्यूनिटी दूसरों से थ्रू पार्शियल इम्यूनिटी आ रही है, ये सब चीज़ें प्रोटेक्टिव होंगी आने वाले टाइम में। जी सर, थर्ड वेव में जो अभी इन्फेक्टेड होने वाला एरिया है वो बच्चों का है, तो दूर अस्पताल जो सबसे बड़ा कोविड का सेंटर रहा है पिछले 2 सालों से, और आप लोग चिकित्सक से लेकर के तमाम जो कर्मचारी है, सहायक कर्मचारी, वो बहुत अच्छा काम इसमें कर रहे हैं। अब जो व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी चिकित्सकों पे है, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? क्या इस वेव को रोका जा सकता है? देखिए आप इस वेव को रोक नहीं सकते, मगर इस वेव के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। इस वेव को रोकना संभव नहीं है। इसको इम्पैक्ट को कम करने का मतलब ये है कि एक साथ बल्क में केसेस ना आए। बल्क में केसेस नहीं आएंगे तो मैनेजमेंट बेटर होगा। वो बल्क में केसेस कब नहीं आएंगे? जब हमें पता है कि हमें क्या कोरोना नियम को कैसे पालन करना है, कैसे अगर मुझे इन्फेक्शन की संभावना लगे तुरंत मैंने कैसे अपने आप को आइसोलेट कर डॉक्टर से बात करनी है। डरना जरूरी नहीं है, पर इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। हो सकता है कि स्पोरेडिक केस आते आते इसका नेक्स्ट म्यूटेशन हो जाए तो ये वेव्स उस लेवल पे जाए ना जिससे प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। दूसरी बात, दून हॉस्पिटल की तैयारियों की बात करें तो हमने बिल्कुल पीडियाट्रिक्स वार्ड्स की तैयारियाँ चल रही हैं। हमने आईसीयू के बेड्स बना दिए हैं, काफ़ी 30 से 40 बेड तैयार हैं बिल्कुल, और उनके लिए लगभग 100 बेड की जो क्रिटिकल या आप कह दीजिए केयर यूनिट हमने बना दी, उसका प्लान चल रहा है और नेक्स्ट कुछ दिनों में वो पूरी की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर ऐसा है कि अगर कहीं पे किसी ऐसे सिचुएशन आती है कि एकदम बल्क में बच्चे आते हैं, तो ये जो अडल्ट के लिए बेड्स हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनको भी बच्चों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होगा क्राइसिस तो उन बेड्स वही हैं। हाँ ठीक है, उनके जो वेंटिलेटर हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, मगर वो आईसीयू के बेड्स हमने 60 से 70 जो प्लान किए हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनमें वो सब इक्विपमेंट है। तो माइल्ड केसेस के लिए जनरल वार्ड्स के बेड जरूरत पड़ने पर खोले जा सकते हैं। तो देखिए तैयारियाँ दून हॉस्पिटल की प्रशासन की तरफ से, हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से पूरी की जा रही है। बाकी ज़रूरत पड़ने पर उसको
कैसे उसको यूज़ करना है, दूसरी एरियाज को कैसे यूज़ करना है, वो हम टाइम के हिसाब से कर लेंगे उसको। सर जैसे कि अभी जो वायरस का संक्रमण है वो जरा कम हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से तीसरी वेव में जो है न जा पाएँ या कम हो वो आप देख रहे हैं कि तमाम पर्यटक स्थलों पे भी और जो बाज़ारों में भीड़ भाड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि हमारी जो मेमोरी है ना, वो बहुत ह्यूमन बीइंग की मेमोरीज ऐसी है कि वो उस वर्स्ट कंडीशन में तो उसको दिखाता है कि बहुत इम्पैक्ट बहुत ख़राब है, और जैसे उस स्टेज से निकलता है वो सब कुछ भूल जाता है। शायद हम लोग भी अब यही कर रहे हैं। अब पर्यटक स्थलों पे आप देखेंगे किस तरह से भीड़ है, उनको लगता है ये मास्क लगा के बिना नहा रहा है क्या, किसी भी जगह की पार्ट लेंगे तो इसको नहीं है तो मेरे ये कोई वो थोड़ी है कि आपने उसको हो रखा है और आपको हो गया तो आपको इमीडिएटली सिम्टम आएंगे, तब आप लेंगे उस जगह। जब आप 3 से 5 दिन के बाद जब आपको सिम्टम आने लगेंगे तो आपको उस गलती का रियलाइजेशन होगा। तो दूसरी बात मैंने बोली, आप यंग हैं, आप जाते हैं घूमने, मगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्या आप उनको नहीं देंगे? अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी एडल्ट है, क्या आप उनको पसंद करेंगे कि वो हॉस्पिटल में बेड पे रहें और आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहें? फिर वो क्राइसिस क्रिएट होता है तो फिर वो प्रशासन के ऊपर आती है, हॉस्पिटल के ऊपर बात आती है कि बेड्स नहीं है। देखिए ये सिचुएशन को कंट्रोल हम ही कर सकते हैं, आज नहीं थोड़ा होल्ड कर लीजिए। ये सब अगर जिंदा रहे तो ये पर्यटक स्थल भी यहीं रहेंगे, दुनिया भी यहीं रहेगी, तो उस स्टेज से निकलने दीजिए। वायरस ने नेगेटिव म्यूटेशन इसका होना तय है, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव होगा, मतलब इसकी वायरलेंस कम होने का म्यूटेशन को हम नेगेटिव म्यूटेशन कहते हैं, जिससे कि एक टाइम के बाद में अपनी वायरलेंस खो देता है, इसकी आइडेंटिटी खत्म होने लगती है और ये धीरे धीरे इस पर जैसे दूसरे वायरस हैं उस तरह से हल्का सा इम्पैक्ट रह जाता है। तो वो कौन से म्यूटेशन पे होगा वो अभी कभी भी आ सकता है, 3rd 4th या 5th किसी म्यूटेशन पर, अभी हमें इसको वेट करना पड़ेगा। मतलब अभी समझने की जरूरत है, संयम रखने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आप कितना भी दिमाग से आदमी कितना भी वो हो जाए कि मुझे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो वायरस है, वो किसी को दिखेगा नहीं, अंदर बॉडी में जाएगा, इम्पैक्ट करेगा तो आपको फाइनेंशियली भी हार्म होगा, और दूसरा आपका जो फैमिलियल या किसी एक पर्सन की अगर लॉस होता है घर में तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करके ज़्यादा परेशानी की बात रहेगी उसमें। अच्छा, इसमें जो एक अहम जो बचाव का एक मात्र तरीका अभी तक जो निकला है वो वैक्सीनेशन ही निकला है, बाकी दवाइयाँ जो प्रयोग के तौर पे चल रही हैं। लेकिन सर अभी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए सेकेंड डोज भी लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रही है, वैक्सीनेशन का एक टोटा टाइप का हो गया, और जो यंगेस्ट है उनको तो टीका मिल ही नहीं पा रहा, तो इसका इम्पैक्ट भी क्या तीसरी वेव में रहने वाला है? देखिए वैक्सीनेशन के बारे में देखिए एक जो कंपनीज है उसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही बना सकती है, क्योंकि अगर आप थ्रो करेंगे किसी चीज़ को तो उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी ट्राई करिए अपने लेवल पर बेस्ट कर रही है, उसमें जितनी वैक्सीन है लगभग 50 से 80 लाख के बीच में मेरे ख्याल है डेली लग रही हैं, ये भी कम नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ का आप देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी शॉर्ट रह रही है वैक्सीन। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट होती है, जब मांग ज़्यादा होती है तो किसी चीज़ का क्राइसिस एक बार तो क्रिएट हो गया, पर हम बेस्ट कोशिश कर सकते हैं। हम अगर इन पे एलिगेशन पे जाएंगे ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, तो वो चीज़ सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, जितने लोगों को मिल रही है वो ठीक है। गवर्नमेंट का भी ये पार्ट है कि कम से कम एक वैक्सीन एक जने को मिले। सेकेंड डोज नहीं मिल रही, मैं आपसे सहमत हूँ, उस समय क्राइसिस है, बट ये प्रशासनिक बातें, इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता ना, मेरे को इसके बारे में मालूम, बट मैं अगर अपने प्रेडिक्शन से देखूँ तो 50 से 80 लाख के बीच में वेरी कर रहा है डेली का वैक्सीनेशन, तो वो कम नहीं है हमारे कंट्रीज़ के हिसाब से। इसके हिसाब से इजराइल है, छोटी कंट्रीज है, वो दिन में वैक्सीनेट हो जाएँ जिस तरीके से हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो सर फाइनली आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की जो तीसरी वेव है, आप कह रहे हैं उसको रोका नहीं जा सकता, वो आएगी ही आएगी, लेकिन इसके इम्पैक्ट कम हो इसके लिए आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं? देखिए इम्पैक्ट तो देखिए मैंने बोला कि आप ऐसा क्राइसिस क्रिएट ना होने दें कि जो लास्ट सेकंड वेव में हुआ। ये हमारा स्टेट छोटा है, अगर मैं जिस हमारे स्टेट की बात करूँ तो हमें थोड़ा टाइम वो प्रॉब्लम हुई, 2-4-5 दिन हमें, फिर उसके बाद बैकअप करके सारी चीज़ें लगभग कंट्रोल हो गई। जिन लोगों ने उस क्राइसिस को झेला है जिनके कई बार कोई इधर उधर भागना पड़ा, तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा वो सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने और अपने पास अगल बगल के 2 घरों में भी, अगर अपने 100 मीटर के एरिया में भी अगर आप इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इस चीज़ को देख पाएँ कि लोग किस तरह से नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं, या आप प्यार से उनसे बात कीजिए, लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये लोग यहाँ पे किसी को बोलना थोड़ा सा गड़बड़ है।
तो अगर कुछ चीज़ को बना बनाएंगे तो बिल्कुल ये वेव्स का इम्पैक्ट बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कब आई और कब निकल गई। क्योंकि अगर उस वेव को हमने होल्ड कर लिया उस दौरान 1 मंथ का जो पीरियड होगा इसका, उसको उस लेवल पे जाने नहीं थे तो ऑटोमेटिक बात है नेक्स्ट म्यूटेशन स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो नेगेटिव हो, वायरस का अस्तित्व खत्म हो जाए। ये हम सिर्फ एक प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं। कोई भी चीज़ खराब ऐसा कभी नहीं होता, एक टाइम के बाद उसका भी टाइम खराब होता है। चीज़ें धीरे धीरे वायरस की अपने आप खत्म होना तय है, और कब होगा ये सिर्फ वक्त का इंतजार है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ लोगों को दी हैं और पिछले लगभग 2 साल से आप लगातार यहाँ पर कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, कोरोना मरीजों के बीच में काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नारायण जी, जो दून मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं, और पिछले 2 साल से लगभग जब से कोरोना काल आया है, कोरोना मरीजों के बीच हैं और लगातार उनको सेवाएं दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो तीसरी वेव है वो हम उसका आना तय है, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं। हम वही कोरोना के नियमों को दोबारा से पालन करें, और कुछ ही दिनों की बात है, आपको संयम रखना है, और उसके बाद जो है ये नेगेटिव हो जाएगा और शायद इस वायरस का अंत भी हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।